कि मुझे यूरिनरी ब्लैडर नहीं है और जो मेरे किडनी के जो पाइप्स होते हैं ना, वो हमारे ब्लैडर को अटैच होते हैं। तो वो मेरे पेट में ऐसे मतलब वो खुले ही छूट रहे थे। मेरे जो किडनी के ऑपरेशन हुए कमर से, एक पाइप यहाँ से निकाला है, एक पाइप यहाँ से निकाला है। तो मेरी यूरिन 24/7 बहती ही रहती है। तो मुझे कमर में कट करके बेबी डायपर्स वियर करने पड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मानना ही नहीं चाहिए। सिंगिंग तो मेरा शुरू था, जब मैं डांसिंग भी शुरू किया बैठे-बैठे, क्योंकि जज़्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं एंड पैरों के बिना भी डांस पॉसिबल है, मॉडलिंग पॉसिबल है। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आपको पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे मैं ऐसे सवालों के जवाब ढूंढती हूँ जो शायद ओपन फोरम में आपको ना मिले। और हम उसी कड़ी में कई ऐसे पॉडकास्ट भी लेकर आते हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल लोगों के साथ होते हैं, जिनकी कहानी सुन के, जिनके बारे में जान के आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होता है। तो आज उसी कड़ी में मेरे साथ हैं मिस अबोली जरित। अभी रिसेंटली अबोली को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में नेशनल दिव्यांगजन अवार्ड मिला है। शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज ऑल्सो एन इंडियन सिंगर एंड शी इज अ व्हील चेयर मॉडल। तो अबोली जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अबोली जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे तो आपके बारे में पता है, पर आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा-सा और बताइए। ओके, तो मेरा नाम है अबोली ज़रीन और मैं 22 इयर्स ओल्ड हूँ। मुझे क्रोनिक किडनी डिसीज है एंड एब्सेंट यूरिनरी ब्लैडर एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर, जिसमें मेरी हाइट 3 फीट 4 इंच है और मैं नागपुर की फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल हूँ एंड मैं ग्रेजुएशन हो चुका है। मतलब अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो या मैं स्टडी करूँगी आगे, अगर हो पाए पॉसिबल तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू करूँगी। एंड मैं नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ एंड मुझे हाल ही में अभी एज अ बेस्टेस्ट रोल मॉडल का अवार्ड मिला है। क्योंकि मैं सब कुछ करती हूँ, इसलिए मुझे रोल मॉडल बेस्टेस्ट रोल मॉडल का अवार्ड मिला है। मैं सिंगर हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस एम्बेसडर, नागपुर फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल, इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर एंड मेनी मोर। वाओ! अबोली, आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया हमें। तो सबसे पहले तो हम आपको जो नेशनल अवार्ड मिला है, क्योंकि आज तक की आपकी अचीवमेंट में से सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है, जो आपको खुद प्रेसिडेंट ने दिल्ली में 3 दिसंबर को जिस दिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ डे होता है, इंटरनेशनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उस दिन आपको वो अवार्ड दिया है। तो अबोली, आप पहले हमें ये बताइए कि आपको वो अवार्ड क्यों मिला? और आपको जब वो अवार्ड मिला तो आपकी फीलिंग क्या थी? व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है। सुश्री अबोली विजय जरित, नागपुर, महाराष्ट्र को। आप नागपुर की पहली व्हीलचेयर मॉडल, प्रेरक वक्ता तथा हैप्पीनेस फाउंडर हैं। ट्रूली बॉर्न डिफरेंट और कुर्दिस्तान नेशनल टीवी जैसी डॉक्यूमेंट्रीज में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस व्हीलचेयर इंडिया 2021 की फाइनलिस्ट, इंडिया की दिव्यांग ग्लैमर 2023 की विजेता और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की धारक रही हैं सुश्री अबोली विजय जरित, नागपुर, महाराष्ट्र। हाँ, तो मुझे ये क्यों मिला? क्योंकि मेरा इन जितने भी अवार्डीज़ थे, उन सब में मेरी एज सबसे छोटी थी, 22 ईयर ओल्ड एंड इतने कम उम्र में, इतने कम एज में 8 इयर्स के करियर में इतना सब कुछ हासिल किया, लाइक इंटरनेशनल स्टेज तक एंड सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस एम्बेसडर, नागपुर फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल, एज़ मैं पेशेंट्स को मोटिवेट करती हूँ एंड और भी बहुत कुछ। मेरे कहीं से मैगज़ीन्स में मैं कवर स्टार हूँ, मेरी डिसेबिलिटी से नहीं तो मेरी एबिलिटी से, कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना सब कुछ कर सकती हूँ इतने कम एज में। इसलिए मुझे ये एज़ अ बेस्टेस्ट रोल मॉडल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में मिला है, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन में, और वो भी फर्स्ट नंबर, इंडिया में से फर्स्ट नंबर। 2500 प्लस एप्लीकेशन थे, उन सब में से मेरा सबसे पहला नंबर लगा है।
मैं बहुत फील प्राउड करती हूँ एंड मेरी फैमिली भी बहुत मुझे सपोर्ट करती है एंड फैमिली के सपोर्ट से ये सब पॉसिबल नहीं था एंड लोगों का भी सपोर्ट, कोई हेटर्स, कोई सपोर्टर्स, ऐसे करते-करते मैं आगे बढ़ी एंड आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो मुझे मतलब फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। पर आपने बताया कि आपके हेटर्स भी हैं, आपके हेटर्स भी हैं? जी, ऑफ कोर्स अगर इंसान जब अच्छे कामों में लगता है या अगर नहीं भी, तो अच्छे कामों के लिए भी उसको हेटर्स मिलते ही है एंड बुरे कामों के लिए तो ऑफ कोर्स मिलते ही है। बट अगर आप जितना अच्छा भी कर रहे हो, उसमें भी आपको बुरे लोग मतलब लोग बुरे नहीं होते हैं, उनकी सोच उस हिसाब से वो हो जाती है। तो यहाँ मिलते हैं। नहीं, आई एम सरप्राइज़्ड क्योंकि आप हैप्पीनेस एम्बेसडर हो। लाइफ में 80% डिसेबिलिटी के बाद भी आप इतना कुछ अचीव कर रहे हो, तो आपसे तो लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, आपसे लोग जलते हैं, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। जी, ऑफ कोर्स एक्चुअली क्या होता है जब हम कुछ करते हैं ना तो हम हमारे पीछे अगर हेटर्स नहीं आएंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ये पॉइंट होता है। कोई कुछ सालों पहले की बात है, कोई आके बोल देता है कि तुम चल नहीं सकती, वो मतलब अपने ही दोस्त बोलते हैं। लाइक जो दोस्त होते हैं वही पीछे से हमें पिस्टिच कहते हैं, है ना? तो वही कि तुम चल नहीं सकती, मॉडलिंग कैसे करोगी, डांस नहीं करती ऐसा, तो तुम बायो में से हटा दो क्योंकि तुम बस गाना ही गाती हो, ना ही एक्टिंग कर रही हो, ना कुछ। तो वो पॉइंट मेरे माइंड में लग गया कि यार चलने वाले भी बिना चलने वाले भी मॉडलिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई कर नहीं सकता है ना? तो देन मैंने सोचा कि मॉडलिंग भी होगा। देन मैंने बहुत रिसर्च किया मॉडलिंग के ऊपर कि मैं व्हीलचेयर मॉडलिंग कैसे करूँ? तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे होता था व्हीलचेयर मॉडलिंग, बट इंडिया में इट्स पॉसिबल, ऑफ कोर्स पॉसिबल हो सकता है। बहुत रिसर्च किया देन मुझे 2021 में मिस्टर एंड मिस व्हीलचेयर इंडिया मिला, जिसमें मैं टॉप 10 थी फाइनलिस्ट में एंड वो भी दिल्ली का ही शो था। तो मैं उसमें टॉप 10 थी, वो हो गया। देन मैं लाइक मॉडलिंग का सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हो गया एंड मैं बैठे-बैठे कोरियोग्राफी भी करने लगी एंड मैं बैठे-बैठे डांसर भी हूँ अभी एंड देन 2023 में इंडियाज़ दिव्यांग ग्लैमर नाम से और मॉडलिंग शो आया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, लोगों के टॉन्ट ये हो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये कैसे विनर बन गई? मैं वहाँ विनर बन गई एंड नागपुर फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल मैं तब बन गई एंड मैंने बोल के नहीं दिखाया, मैंने करके दिखाया कि मॉडलिंग भी बिना पैरों से होती है। रैंप पैरों से चलने के लिए या हील्स से ही नहीं होती। रैंप हमारे पर्सनैलिटी से, हमारे फेस, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से भी हो सकती है। तो यहाँ मैं मॉडल भी बन गई। इनफैक्ट बोली मैं आपसे यहाँ पे यही समझना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपने बताया आपकी फैमिली है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जैसे आपने बताया हेटर्स हैं, डिस्करेज करते हैं। आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं हुआ कभी? ये मुझ पर कभी डाउट नहीं आया कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। एक छोटी-सी बच्ची जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होती है, उसे कुछ पता भी नहीं, उसको पढ़ना भी नहीं आता। मैं मेरी बात बता रही हूँ, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, इंडिपेंडेंस डे को मैंने स्पीच दिया था, वो भी बिना पढ़े क्योंकि छोटे बच्चों को रीड करना कहाँ आता है, पेंसिल भी हाथ में नहीं पकड़ने आती उस एज में। मैंने उस एज में ऐसी स्पीच दी इंडिपेंडेंस डे को कि मतलब पूरे ऑडियंस जो है स्कूल के वो हैरान हो गए कि इतने से बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इतनी बड़ी स्पीच दे सकते हैं, वो भी बिना देखे बिना रीड किए। तो वो तभी मतलब ये था कि मुझे कितने भी लोग रहे कि मुझे डर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझ पे मेरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस चीज पर या जो भी एक्टिविटी पर हाथ रखो कि मुझे ये कर मुझे पता नहीं, पर मैं वो करके दिखाऊँगी और मैं वो करती भी हूँ। तो आपका सिंगिंग में मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, तो आप सिंगिंग में भी आपने काफ़ी कुछ किया है और नेहा कक्कड़ के साथ भी आपकी काफ़ी बातचीत होती रहती है। वो कैसे आप इंडियन आइडल में भी गए थे, तो ये जर्नी आप थोड़ा शेयर करिए?
देखिए, बचपन से ही मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद था, लाइक अदर एक्टिविटीज़ जैसे। बट स्कूल में क्या है, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे, क्योंकि माइक तक मेरा हाथ नहीं जाता था या मेरी हाइट नहीं पहुँच पाती थी। तो वो एक मेरे लिए एक स्पेशल माइक करवाना स्कूल को पॉसिबल नहीं था ना कि ये कर पाएगी, क्योंकि जो भी सिंगिंग वगैरह होती थी, वो ग्रुप में ही होती थी और मैं वो नहीं कर पाती थी। तो मुझे भी बुरा फ़ील होता था कि यार ये सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं? मुझे तो सब आता है फिर भी। बट टीचर्स भी डरते थे, अगर किसी के धक्के से गिर गई या कुछ हो गया, तो वो नहीं करवाते थे नेक्स्ट ईयर बोल के, बट वो नेक्स्ट ईयर कभी आता ही नहीं था। देन ऐसे ही फिर मेरा चलना बंद हो गया। देन मैंने स्कूल भी, मतलब स्कूल जाना भी बंद हो गया। टीचर्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। मैंने घर पर ही पढ़ाई की विदाउट एनी क्लासेस। ये मैंने 10th में 65% हासिल किए। अरे वाह! 11th-12th भी सेम प्रोसेस से हुआ। 12th में 60%। देन मैं कॉलेज में आ गई, वो भी मैंने सेम प्रोसेस किया। और 3rd लास्ट ईयर था, तो मेरी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए लास्ट ईयर के। देन बाकी मैं नहीं दे पाई, इसलिए मेरा वो रुक गया ग्रेजुएशन वहाँ। बट अभी आगे पॉसिबल तो मैं ज़रूर करूँगी। देन हमारे इधर शारदा मंडली थी, तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। मैं तो सिंगिंग करती थी, तो जो भी मेरे भैया वगैरह हैं एरिया में, वो कहते थे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम भी गाओ तुम भी। तो उन्होंने मुझे उठाया और स्टेज पे चेयर पे जाके बिठा दिया कि अब तुम्हारी बारी, तुम गाओ। तो मैंने वहाँ, मेरा फर्स्ट स्टेज था, तो मैंने वहाँ गाना गाया। देन 14 नवंबर 2017 को उनका एक चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम था एक हॉल में, तो वो हॉल में मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था। तो मैंने वहाँ सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया चिल्ड्रंस डे स्पेशल। तो वो बहुत वायरल हुआ। देन 2018, देन मैं 17 में मैंने यूट्यूब चैनल भी ओपन किया कि मैं कर सकती हूँ कुछ, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। देन यूट्यूब चैनल ओपन किया, उसमें मैं मेरी सिंगिंग डालती गई, फिर और क्या, तो मैं डांसिंग भी डालती गई, कुकिंग, ये सब मैं करती गई। और फिर 2018 में सारेगामा के ऑडिशंस थे, तो मैं वहाँ गई, ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस दिए, अभी सब एकदम वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल थे। अभी मुझे लगा कि यहाँ क्या होगा, ज़रा-ज़रा जो भी होगा वो होगा। देन फर्स्ट राउंड मैंने किया एंड सेकंड राउंड, देन रिजल्ट आया कि अबोली ज़बीर भी सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट है। तो आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू, ये क्या हो गया, मैं तो इतना म्यूजिक भी नहीं सीखी हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत है एंड ये इतना सिलेक्शन क्या हो गया। देन सेकंड राउंड हुआ, रात के 9 बज चुके थे। देन 9 बजे रिजल्ट आया कि आप भी मुंबई राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। और ना एकदम सरप्राइज भी लगा कि मैं कुछ प्रोफेशनल में पूछने और मैं डायरेक्ट मुंबई राउंड के लिए कैसे सिलेक्ट हो गई। ये एकदम शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो फिर हम गए मुंबई और अनफॉर्चुनेटली सारेगामा में थर्ड राउंड में मैं डिसक्वालीफाई हो गई। बट कोई ना, इससे मुझे एक नई सीख मिली कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती हूँ और अगर मन में जज़्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बात हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो 2019 आया, मेरा 12th भी चल रहा था, स्टडीज़ भी चल रही थी साथ-साथ। इंडियन आइडल के ऑडिशंस आए नागपुर में, तब फर्स्ट टाइम नागपुर में आए थे वो। देन मैं गई फिर से इंडियन आइडल से ऑडिशन के लिए। आपने हार नहीं मानी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हार मानना ही नहीं चाहिए, है ना? देन मैं इंडियन आइडल में गई, वहाँ फर्स्ट राउंड हुआ एंड हमें नीचे भेज दिया गया एंड बोले कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम घर जाने निकले ही थे, तो ऊपर से क्रू मेंबर आए और बोले कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? आप बोले कि कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग बोले कि हमारा सिलेक्शन है, हम जा। अरे किसने कहा, बोले आपका सिलेक्शन हुआ है। उसमें सारे नाकों पे कम से कम 5000 लोग हो गए ऑडिशन के लिए और इनमें से मेरा सेकंड राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। देन मैं गए हम सेकंड फ्लोर पे, थोड़ा वो इंटरव्यू टाइप कुछ हुआ। देन वो होने के बाद ऑडिशन राउंड हुआ। मैंने गाना शुरू किया म्यूजिक के साथ एंड वो सर ने वो म्यूजिक स्टॉप कर दिया। देन
एक तो मेरे मन में जो रहा मैं वो बोल देती हूँ, शांत नहीं रहती, जो भी हो मैं बोल देती हूँ। मैंने उनको तभी कहा कि आपने म्यूज़िक क्यों रोक दिया सर? तो वो बोले कि आपकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है कि आपको म्यूज़िक की कोई ज़रूरत ही नहीं है या बैकग्राउंड साउंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम ऑडिशन देके फिर से बाहर आए, हमें एकदम अलग बिठाया गया और बाकी जो ऑडिशंस वाले बच्चे थे, जो भी भैया वगैरह उनको साइड बिठाया। सब लोग एकदम अलग नज़रिए से देख रहे थे कि इनको क्यों ऐसे बिठाया है व्हाटएवर ये। तो फिर हमारा फिर कभी भी 9 साढ़े 9 बजे थे शायद। देन फिर हमारा रिजल्ट आया, मैं एक सर आए वहाँ से मेंबर और वो बोले कि अबोली आपका सिलेक्शन हो चुका है, बट डायरेक्ट टीवी राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये सब बहुत एकदम अलग एक्सपीरियंस था पूरे फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए और सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। देन हम गए मुंबई, हमारा सेकंड टाइम हम मुंबई गए टीवी राउंड के लिए एंड देन वहाँ आदित्य नारायण सर थे, विशाल ददलानी सर, नेहा मैम एंड अनु मलिक सर, सब मेंबर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी की थी वहाँ पे। एंड फिर मेरा ऑडिशन हुआ एंड हुआ नहीं, एक वो भैया आदित्य नारायण सर ने बोला कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा अबोली। आप कितने साल के हो? मैंने बोला मैं 16 इयर्स की हूँ। तो वो बोले मुझे आप पता है अभी आप अंदर जाओगे तो आपकी एक छोटी-सी आपकी एक फ्रेंड है वो नेहा मैम तो कह रहे थे वो भी आप ही के जैसी है छोटी-सी प्यारी-सी, तो जाओ और मिलो आपके फ्रेंड से। तो हम गए, बाकी वो सब मेरा ऑडिशन हुआ, नेहा मैम बहुत अच्छे हैं, अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं एंड जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अभी भी निभा रहे हैं एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड जब 12 अक्टूबर 2019 को ये एपिसोड रिलीज़ हुआ, टेलीकास्ट हुआ, तब एकदम रातों-रात एकदम लाइफ चेंजिंग पॉइंट था एंड तब से एकदम मुझे नया नाम मिल गया कि मैं इंडियन आइडल फेम एंड वो एपिसोड इतना ज़्यादा वायरल हुआ, वो 6 मिनट्स का और आज भी वो बहुत चलता है। आज भी लोग मैं बाहर जाती हूँ तो आज भी पहचान लेते हैं कि आप अबोली हो ना, मैंने आपको इंडियन आइडल में देखा था, नेहा कक्कड़ के साथ। ऐसे मुझे सब बोले तो वो जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई इंडियन आइडल से एकदम टर्निंग पॉइंट तो मैंने कभी देखा नहीं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ ना कुछ नया करती गई। हर एक इसमें कुछ ना कुछ। जैसे सिंगिंग तो मेरा शुरू था, फिर मैंने डांसिंग भी शुरू किया बैठे-बैठे। क्योंकि जज़्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं एंड पैरों के बिना भी डांस पॉसिबल है, मॉडलिंग पॉसिबल है। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। देन कोविड आया तो मैं सोशल मीडिया पे ही बहुत एक्टिव थी। मैं कुकिंग की कोविड में एंड बहुत कुछ नया-नया सीखा। मोबाइल मुझे आता नहीं था, मोबाइल भी सीखा और सब कुछ मैंने सीख लिया। देन धीरे-धीरे आगे बढ़ते गई, मेरे फॉलोवर्स ग्रो होते गए, फैन्स बढ़ते गए, सब कुछ मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब ये सब धीरे-धीरे अभी ग्रो हो रहा है एंड 2022 में मेरे डॉक्यूमेंट्रीज़ बने ट्रूली शो लंदन, अमेरिका डिजिटल कुर्गिस्तान नेशनल टीवी चैनल बीफ पे भी आपको खबर किए हैं। हाँ एंड मेनी मोर। देन 2023 में मॉडलिंग हुआ, मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाइड हुआ, मैं कहीं से मैगजीन्स की कवर स्टार बनी एंड 2024 में भी यही सब चलता रहा। बहुत से इवेंट्स किए, सब कुछ हुआ। देन 2024 के दिसंबर में मेरी हालत फिर से मैं डाउन हो गई लाइक मेरी तबीयत में बहुत बिगाड़ आ गया। देन 4 महीने मेरे ऐसे ही गए। दिसंबर से मैंने इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे का प्रोग्राम भी किया था, सेलिब्रेशन किया था और उसी के मेरे 5 दिसंबर को एक प्रोग्राम में मुझे इन्विटेशन था सिंगिंग के लिए और 4 दिसंबर को मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और सब कुछ जहाँ के वहाँ रुक गया। एंड नए मेडिसिन्स डॉक्टर के पास गए, सब ट्रीटमेंट्स हुए, कोई इलाज नहीं था उस पे, ना ही मेरा डायलिसिस हो सकता है। मेरे दोनों भी किडनीज़ डैमेज है एंड नॉर्मल साइज़ से छोटी है और मुझे ब्लैडर भी नहीं है, तो अब क्या करें? ना इंजेक्शन दे सकते हैं, ना एडमिट कर सकते हैं, ना कुछ। तो फिर दवाइयाँ ही दी, सब मेडिसिन्स दिए और वो मेडिसिन्स मैंने शुरू किए
शायद आज मुझे नेशनल अवार्ड के लिए दिल्ली आना था, इसलिए तब मेरे साथ वो हुआ और मुझे नई दवाइयाँ मिली और मैं एकदम ग्रो हो गई। 4 महीने के ब्रेक के बाद मैंने फिर से मैं आई वापस, सोशल मीडिया ये सब मैंने फिर से शुरू किया। बीबीसी के इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद बहुत से न्यूज़पेपर ये वो सब कुछ मैं बैक आ गई एंड फिर मैंने नेशनल अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशन किया, उसका मैंने बहुत इंतज़ार किया था। वो भी टाइम टू टाइम मुझे पता चला लास्ट डेट पे। मैंने फ़िल तो किया बट मैंने क्या काम किया है वो डालना, लिंक्स डालना मैं भूल गई थी और लास्ट डेट थी। अब क्या करूँ मैं? तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या होगा और फिर क्या हुआ, ये आया कि टाइमलाइन बढ़ चुकी है 31 जुलाई तक। हाँ, तो दूसरे दिन मैंने फिर से फॉर्म फिल किया सेकंड कैटेगरी में एंड देन सब कुछ हुआ वो फिल कर दिया। 4-5 दिनों बाद क्या लगा मुझे पता नहीं। मैंने सोचा अभी मैं एकदम हाईएस्ट कैटेगरी में फिल करती हूँ क्योंकि हम फिल कर सकते हैं बट आपको अवार्ड एक ही मिलेगा बट आप कोई भी इसमें फिल कर सकते हो। मैंने वो फिल किया। देन रिजल्ट अभी 4 महीने गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर आया एंड 16th अक्टूबर को वेरिफिकेशन था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वायरल फीवर, हेडेक बहुत-बहुत कुछ था। तो फिर भी मैं गई ऑफिस एंड डॉक्यूमेंट दिए, सब कुछ किया और फिर घर आके वेरिफिकेशन का इंटरव्यू बनाना था। गला पूरा जाम था, क्या बोलूँ क्या नहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं कभी टेक नहीं लेती बार-बार वीडियो के, पर उस दिन मुझे इतने सारे रीटेक करने पड़े कि मैं क्या ही बताऊँ। 3 मिनट के वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे रीटेक करने पड़े। मैंने वो किया, उनको भेजा एंड अब रिजल्ट 1 वीक पे था कि अब क्या होगा। मैं तैयार तो दोनों के लिए थी कि जो भी होगा, वो अच्छा होगा। देन 30 अक्टूबर 31 को आने वाला था बट 30 अक्टूबर को वो आउट हो गया। मैंने साइट पे गई और रिजल्ट डिक्लेयर हुए ये आ गया था। मैंने देखा, आँखें बंद किए, इसमें जो भी होगा नहीं नाम होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी हम आगे का देखेंगे। मैंने आँखें बंद किए चुपचाप, आँखें खोले लिंक ओपन किया, ऊपर जो भी ब्रीफ था वो रीड किया, देन रिजल्ट नेम जो थे वो एंड देखा तो क्या सबसे पहले मेरा ही नाम एकदम हाईएस्ट कैटेगरी है मतलब मैं क्या ही बोलूँ मतलब मुझे जैसा मुझे इंडियन आइडल के समय हुआ था ना आंखों से आंसू स्माइल में एकदम शिवर कर रही थी वैसे ही मुझे वो हो रहा था कि ये क्या हो गया जो तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे ये मिलेगा बट वो जितना मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा मुझे मिला एंड मैं यही कहूँ कि मेहनत का फल मिलता है, देरी से मिलता है बट ज़रूर मिलता है। तो मेहनत करते रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अगर पीछे मुड़ के एक बार देख लेंगे, तो हम पीछे ही रह जाएँगे। अगर हम छोटी-छोटी बातों को देखेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बट ऐसा होता नहीं है, हम मन में हो इच्छा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अबोली मैं आपसे यहाँ पे यही पूछने वाली हूँ कि आपकी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको मतलब मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आपकी तबीयत खराब होती है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आपकी जब-जब तबीयत खराब होती है, तो आप क्या सोच के आप उस अपनी बीमारी से फाइट कैसे करते हो? देखिए, अभी तबीयत तो नॉर्मल है, खराब होती रहती है। सबकी तबीयत खराब होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके टाइम पे तबीयत खराब नहीं हो या वो होती है। तो हमें इसे ऐसे मानना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है ना, वो थोड़ी देर के लिए हो या थोड़े टाइम के लिए हुआ है क्योंकि वो तबीयत इसलिए खराब होती है क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए हमें रेस्ट भी तो चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं ना हम नॉन स्टॉप काम ही करते रहे तो इसलिए वो तबीयत खराब होती है कि रुक जा भाई अब तुझे थोड़ा-सा रेस्ट करना है, फिर कुछ दिनों बाद तो फिर से काम करना, इसलिए वो तबीयत खराब होती है। मैं यही मानती हूँ कि ये 2-3 दिन के लिए आई है, चली जाएगी। डॉक्टर है ना हमारे पास, डॉक्टर हमें जो दवाई चाहिए वो देते हैं एंड जो सूट होता है वो देते हैं,
और 2-4 दिन बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही सोचना चाहिए कि वो तबीयत बस 4-5 दिन के लिए हमें रेस्ट चाहिए, इसलिए आई है, ना कि हमें और तबीयत खराब करने आई है। ऐसा हमें सोचना यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका क्या आप कोई मेडिटेशन करते हो? आप क्या स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो? भगवान में विश्वास है आप? हाँ, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ एंड मुझे मतलब मेरा ऐसा है कि जो कुछ भी मुझे आज मिल रहा है ये सब तो जो देते हैं हमें भगवान ही देते हैं क्योंकि डायरेक्टर वो है बाकी आर्टिस्ट तो हम है ना मतलब हम बस आर्ट है उनका बाकी आर्टिस्ट वो ही है कि नहीं? मैं यही मानती हूँ कि जो भी दे रहे हैं हमें वो आर्टिस्ट दे रहे हैं ऊपर वाले और हम बस आर्ट है। वो जो हमें करवा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बाकी उनके ऊपर है कि हमें उसे कैसे वे में ले जाना है। हम चाहे तो बुरे वे में भी ले जा सकते हैं या अच्छे वे में भी। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट बोली आपकी फैमिली में हर किसी की फैमिली में कोई एक स्ट्रॉन्ग सबका एक एक पिलर होता है। जैसे आप अपनी फैमिली में आपके भाई-बहन या आपके पापा-मम्मी में से किसी एक से सबसे ज़्यादा क्लोज़ होंगे, तो वो कौन है? क्लोज़ में तो मेरे पापा के साथ ही हूँ, क्योंकि हाँ, हम दोनों ही दिन भर हमारा मतलब एक तो मम्मी ऑफ़िस जाती है और बुआ वग़ैरह सब अपने-अपने काम में रहते हैं। हम दोनों ही एकदम आस-पास मतलब आमने-सामने रहते हैं अपोज़िट। हमारे कभी-कभी हमारे जो विचार हैं, वो भी मैच नहीं करते, उसमें से थोड़ा-सा हमारा ये भी हो जाता है फ़ाइट टाइप की, ऐसा नहीं है वो वैसा ही था, वो भी नहीं सुनते और मैं भी नहीं सुनती। कि नहीं पप्पा ये ऐसा ही है, वो बोलते नहीं वो वैसा ही है। पर मैं मेरा ही पॉइंट हमेशा सही में ले आती हूँ और फिर कुछ नहीं बोलते एंड देन हमारा ही दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ भी नया आता है या कुछ भी तो मैं उनको ही सबसे पहले बताती हूँ। इनफैक्ट मेरा नेशनल अवार्ड का रिज़ल्ट था, वो भी मैंने उनको ही सबसे पहले बताया था कि ये आया रिज़ल्ट ऐसा एंड मैं हम दोनों ही एक-दूसरे को ये करते हैं तो मतलब कोई भी बात हो, कुछ भी हो चाहे मेरा सोशल मीडिया पे या मेरे दोस्त से या कोई झगड़ा भी हो जाए वैसे तो होता नहीं है बट कभी तो हो ही जाती है नोक-झोंक, तो वो हमारा ही चलते रहता है तो मैं उनको ही सब बातें बताती रहती हूँ। बोली मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहूँगी बिफोर वी एंड द एपिसोड कि जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको डिसेबिलिटी आई, वो हेरिडिटरी है या वो कैसे हुआ? एक्चुअली जब मैं 2-3 मंथ्स की थी, तब मेरे फैमिली को पता चला था मतलब बहुत से ट्रीटमेंट के बाद कि मेरा जो ये क्यों हो रहा है मतलब वो नॉन स्टॉप बहते ही रहता था। तो क्यों वो बहते रहते तो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए देन उसके बाद पता चला कि मुझे यूरिनरी ब्लैडर नहीं है और जो मेरे किडनी के जो पाइप्स होते हैं ना, वो हमारे ब्लैडर को अटैच होते हैं। तो वो मेरे पेट में ऐसे मतलब वो खुले ही छूट रहे थे। तो अभी इस पे उपाय क्या करें हम? तो इस पे उपाय देन मैं बेबी ही थी। अभी बेबी तो पता है आपको कैसे छोटी-सी रहती है और जब मैं पैदा भी हुई ना तब डॉक्टर्स का स्ट्राइक था एंड मैं विदाउट डॉक्टर पैदा हुई। मतलब देखो विदाउट डॉक्टर मैं पैदा हुई और एंड मैं इतनी सी थी मतलब आप क्या डॉल नहीं रहती छोटी सी एकदम बहुत छोटी थी मैं मतलब छोटे-छोटे हाथ पैर मतलब मेरी चाची वगैरह मुझे बताती है मतलब मम्मी वगैरह कि मैं बहुत छोटी थी, एकदम ऐसे हल्की-फुल्की एकदम। देन ऑपरेशंस किए, छोटे बेबीज़ के इतने सारे ऑपरेशन सोचिए 2 और 2-3 मंथ्स की थी, 4 से 5 ऑपरेशंस हुए। मतलब बचपन से ही मुझे लड़ने की ये है, क्या कहते हैं उसे आदत हो चुकी है। हाँ, कहते रहे हाँ, छोटे-छोटे चीज़ों से, बड़े-बड़े चीज़ों से ऐसी आदत हो चुकी है कि कैसा किसके सामने जाना। तो ऑपरेशंस हुए उसी में ही पता चला कि मतलब मेरे बोन्स भी वीक से देन मेरे जो किडनी के ऑपरेशंस हुए कमर से, एक पाइप यहाँ से निकाला है, एक पाइप यहाँ से निकाला है। तो मेरी यूरिन 24/7 बहती ही रहती है, तो मुझे कमर में कट करके बेबी डायपर्स वियर करने पड़ते हैं। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, ठंड में तो और भी मैं रात को नहीं लगाती हूँ कमर में डायपर क्योंकि
सोना नहीं होता, पीठ मेरी ऐसे स्टेबल नहीं रहते इसलिए। बाकी दिन भर मैं डायपर ही लगाती हूँ एंड या सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है फैमिली का एंड मैं जो भी करती हूँ उन सब चीज़ों में मिलता ही है। तो ऐसी है मेरी स्टोरी। I'm so motivated and so inspired by you. मतलब बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दिन आपसे मिलने कोई ऐसा मौका लगे कि मैं आपसे मिल पाऊँ। ज़रूर मिलेंगे एंड सबसे बढ़िया बात मेरे लिए ये है कि नेहा मैम, अभी मैं उनको नेहा दीदी बोलती हूँ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। उनका आशीर्वाद मुझे इंडियन आइडल में मिला ना, उनके इससे ही आज मैं सबसे ज़्यादा आगे आ पाई हूँ क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में एंड सेम एज़ उनसे मेरा वो पूरा मैच था। आज मुझे सब लोग छोटी नेहू कहते हैं। लाइक आप नेहा मैम, कोई बोलता है आप नेहा कक्कड़ की बहन ही हो, ऐसा-ऐसा। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, कोई बुरे कमेंट्स आते हैं, तो बुरे तो वो उनका माइंड होता है बुरा, हम क्या ही कर सकते हैं उनको, है कि नहीं? तो लेकिन आप सब ज़्यादा ही बुराई से ज़्यादा आप पॉज़िटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। जी। एंड मैं पर्सनली आई एम वेरी श्योर कि जितनी मैं इंस्पायर हुई हूँ आपकी बातों को सुन के, और खासकर आपने बीच में कहा था कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। मन्नी तो वो चीज़ मेरे दिल को ऐसे छू गई है कि इतना स्ट्रगल लाइफ में देख के अगर आज आप ऐसे हँस रही हैं, भगवान आपकी ये हँसी हमेशा बनाए रखे और आपको ब्लेस करे विद अ लॉट ऑफ मोर अचीवमेंट्स इन लाइफ। ये मेरी विशेज़ है पर्सनली आपके लिए। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, मेरी जर्नी शेयर करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा छोटा-सा पॉडकास्ट, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू एंड मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे बाकी वीडियोज़ देख सकते हो और आपको अगर पसंद है तो आप चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हो एंड बेल आइकन थैंक यू सो मच अबोली।